भारत में डाइवोर्स तो एक हिसाब किताब पे है, लेकिन एक दहेज बड़ी समस्या है, जो हम आज भले प्रिटेंड करते हो कि लोग ले नहीं रहे हैं, लेकिन लोग ले ज़रूर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोग कहें कि नहीं हमारे यहाँ चलो ये ख़त्म हो गया, हुआ ख़त्म नहीं है ये। तो मैं कहता हूँ कि 20% तो हो सकता है इनोसेंट हो, बिना लिए लिखा दिया गया हो मुकदमा, लेकिन 80% ऐसे भी जिन्होंने ले तो रखा है। हो सकता है कि मुकदमे में जो फिगर 40 लाख आया हो, वो उन्होंने बीसी लिया हो। मैं इसको नहीं इनकार कर रहा हूँ। शादी तो लड़के और लड़की की होती है, लेकिन शादियाँ यहाँ स्टेटस की हो रही हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है। तो जो जिस पैकेज पे आया है, वो अपने उस पैकेज का वो जो पैसा लगा के आई है लड़की, वो सोचती है मैं उसका आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लूँ। और यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोग जो वकील हैं आपस में, तो कभी-कभी मज़ाक में होता है कि साहब डाइवोर्स के मुकदमे को बढ़ाने के लिए जो रिलायंस का डेटा फ्री हो गया और कम पैसे में जियो जियो लॉन्च हो गया, एक ये भी जिम्मेदारी निभा रहा है इसका। हर आदमी आपस में कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी खत्म हो करके, किट्टी पार्टियों का दौर खत्म हो गया। कोई कहीं बैठा रहे घर में, दादा दादी पोता भतीजे, हर आदमी मोबाइल चला रहा है। दूसरी बात क्या हो गई, इन सारी चीज़ों से दिमाग में एक इंसेप्शन बनने लगा, एक बाहरी थॉट आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। आपके घर वाले, परिवार वाले, सब कोई न कोई, हर आदमी अपने ईगो और डिस्ट्रक्टिव एडवाइस की वजह से परिवार हाशिए पे आ जा रहे हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ ऐसे-ऐसे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, और जिस तरह के केसेस की स्थिति पहुँच जा रही है। हम लोग के यहाँ आज तक ऐसी कोई महिला ना आई जो ये कहती ना हो कि साहब हम जिस दिन घर से भगाए गए थे सिर्फ चप्पल में आए थे। हवाई चप्पल पहन के चले आए थे साहब, एक साड़ी पहन करके। बाकी मेरा सारा सोना गहना वहीं पे है। और ऐसा कोई हस्बैंड नहीं मुझे मिला जो ये कहा ना हो कि साहब सब बटोर के चली गई थी और फिर ये मुकदमा लिखवा दिया। सच इन दोनों के बीच में है कहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाने-माने एडवोकेट विवेक मिश्रा सर, जो आज हमारी और आपकी कुछ लॉ से जुड़ी हुई कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे सर के साथ। और अपने को-होस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो विवेक मिश्रा जी से हम लोग काफ़ी बातें सुने कि उनकी कोर्ट रूम की डिस्कशंस कि वो कितने अच्छे से वो कोर्ट रूम में बातें करते हैं और अपनी चीज़ें पेश करते हैं। तो आज उनके साथ हम लोग खुद हैं सामने, तो फिर उनकी कुछ कहानियाँ, उनकी चीज़ें, उनके किस्से सब सुनेंगे और सब समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विवेक सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सर सबसे पहले तो सर ये बताइए सर, जो लॉ की डिग्री है, से दिन ब दिन इतना मतलब कहते हैं अगर देसी भाषा में बोले कितना बदनाम क्यों होती जा रही है? क्योंकि अगर अपने यूपी बिहार की बात करें, तो अपने यूपी बिहार में तो ये हो गया है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो लॉ कर लेता है। हुँ, हुँ। ये एक इमेज होती लॉ की बनती जा रही है दिन ब दिन। तो सर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, लॉ की डिग्री तो बदनाम नहीं है, क्योंकि इस देश का लॉयर जाकर के इंटरनेशनल कोर्टों में जब खड़ा होता है और बहस करता है, तो पूरी दुनिया के लोग उस लॉयर की तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तान में इसी बात के लिए लोग छाती पीट के चिल्ला रहे थे कि साहब हमारे पास हरीश साल्वे नहीं है, हमारे पास ऐसे वकील नहीं हैं। और इस तरह से हम ये नहीं कह सकते। आपकी ये बात सही है कि भेड़-चाल के जो शुरू हुआ है और जो एक पूरा सामाजिक डिकेशन है, आपके इंजीनियर उतने एफिशिएंट नहीं रह गए, डॉक्टर की भी एफिशिएंसी थोड़ी डाउट में है। वैसे ही कुछ गिरावट लीगल फील्ड में आई है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पूर्व पदाधिकारी होने के नाते मेरे जो अपने अनुभव रहे, वो ये है कि हमारे यहाँ कोई फ़िल्टर लेवल नहीं है। कोई कहीं से भी लॉ कर ले जी। और कहीं से भी डिग्री ऑब्टेन कर ले, और सब के सब जब चाहें तब इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहीं लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी ट्रिब्यूनल में अपीयर कर सकते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये हुआ कि एक चैम्बर प्रैक्टिस खत्म हो गई। हुँ। सबसे जो अच्छी बात ये थी कि आप लॉ के खराब स्टूडेंट रहे हों, अच्छे स्टूडेंट रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। चैम्बर प्रैक्टिस के दौरान वकील बहुत अच्छा रिफ़ाइन हो जाता था। उस रिफ़ाइनमेंट के बाद हर वो शख्स अपने को बड़ा अच्छा इम्प्रूव कर लेता था। उसके सीनियर देखते थे कि इसमें किस तरह की पोटेंशियलिटी है, क्रिमिनल लॉ की है, सिविल लॉ की है। सिविल लॉ में ढेर सारे सर्विस हैं, तो टैक्स है, चलो इसको इनकम टैक्स अच्छा आता है, चलो इसको इनकम टैक्स के मुकदमे में इसको माँजना शुरू करते हैं, इसको इसको रिफ़ाइन करते हैं। और लोग पेशेंसली उतना समय देते थे उन चैम्बरों में, गुरुओं के पास सीखते थे। और इसीलिए फलियस नारिमन ने अपनी किताब में बायोग्राफी में लिखा है, बिफोर द मेमोरी फेड्स अवे,
कि घोड़ा किस अस्तबल का है, ये पहचाना जाता था। इसीलिए जूनियर किस चैम्बर का है, ये बहुत एक बड़ी पहचान होती थी। और आजकल की जो नई पीढ़ी के लड़के आ रहे हैं, उन्हें सीनियर से तो मतलब ही नहीं चैम्बर से। वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं एलआईसी एजेंट की तरह और मुकदमे माँग के ले आ रहे हैं। गलत-सलत ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोर्टों में ऐसे ही खड़े हो जा रहे हैं, कोर्टें और उससे इरिटेट हो रही हैं कि नई पीढ़ी जा कहाँ रही है। और ऐसे ही लोग जो हाथी का किसी ने पैर पकड़ा हो, किसी ने पूँछ पकड़ा हो, किसी ने सूँड़, ऐसे ही लोगों के पास जब कोई समस्या जाती है, तो वो वैसे ही सलाह देते हैं जो जैसा देखे होते हैं। उससे आम जनता में ये अवधारणा बन रही है कि वकील तो कुछ भी एडवाइस कर दे रहे हैं, किसी तरह का रैंडम बिहेवियर कर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात आ रही है कि वकीलों की भीड़ हो गई है, मशरूम की तरह लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं। क्योंकि ये एक इस तरफ समस्या आ से क्या हो रहा है ना, पैसों को लेके भी थोड़ा-सा जो नए जनरेशन के लॉयर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जी, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। वो जब बात करते हैं तो वो ये सुनने में आता है कि वो 2-2 साल, 3-3 साल से बिना पैसे के काम कर रहे हैं। हाँ, अब उनको इंटर्नशिप कह लीजिए या जूनियर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन और अदर फील्ड में अगर हम देखते हैं, तो एक फिक्स इनकम होती है, अगर वो कोई कहीं पे कोई सीख भी रहा है अगर, तो ये एक लॉ की फील्ड में ऐसा क्यों है कि यहाँ पे बिना पैसे के लोग काम कर रहे हैं? मतलब जो फर्स्ट जनरेशन पे ज़्यादातर हमको जो सुनने में आया है। नहीं आपकी इस बात से बात आपकी ठीक है ना? मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ आपको। पहली बात तो ये माँ सरस्वती का पेशा है। हुँ, तो माँ सरस्वती का वरद पुत्र होने के नातकारे अगर आपकी पहली प्राथमिकता धन है, तो आपको व्यापार होना चाहिए। एडवोकेसी का प्रोफ़ेशन है, एक रॉयल प्रोफ़ेशन है ये। जी। यहाँ तो पहले आप रोम बिल्ट नॉट इन अ डे। तो जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचते तब तक पैसे में शुरुआती इनकम में तो दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं कि चैम्बर पे नहीं करते हैं। हर वो आदमी जो जितना वर्थ करता है उतना पे होगा। लेकिन पहली चीज़ है फर्स्ट यू डिज़र्व देन यू डिज़ायर। और आप ऐसे इसी का एक पहलू और है, आप ऐसे सोचें कि अगर आप कहीं लॉ लर्निंग का ट्यूशन करने जाते हैं, तब तो आप लोग 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं सीखने के लिए। तो आप जिस सीनियर के यहाँ सीख रहे हैं वो सिखा भी रहा है, अपनी ब्रीफ आपको हाथ लगाने दे रहा है, पढ़ने दे रहा है, कोर्ट में अपीयरेंस करने दे रहा है, देखने दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ आपको कुछ ना कुछ आपकी जेब में डाल भी रहा है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आप घाटे में नहीं हैं कि सीखते साथ-साथ आपको कुछ तेल-पानी के खर्चे भी मिल जा रहे हैं। कर और समय के साथ जैसे-जैसे आप उसमें डिज़र्व करते हैं, वो आपकी सोच से ज़्यादा मिलता है। मतलब मैं अपने खुद के चैम्बर पे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मैं आज जिस पोज़ीशन पे हूँ, उसके लिए मैं अपने गुरु श्री सीके पारीक साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। श्री शशि नंदन, श्री अशोक खरे, इस तरह के और जो लेजेंड एडवोकेट्स हैं जिन्होंने हम लोगों को सिखाया है हाई कोर्ट में कि हाउ टू बिहेव लाइक एन एडवोकेट, हाउ टू परफॉर्म लाइक एन एडवोकेट, है ना? ये एक बहुत ही शानदार प्रोफ़ेशन है। सर आप मतलब आप सेकंड जनरेशन लॉयर हैं, जी। तो सर इसका कोई बेनिफिट मिलता है आपको? देखिए, हम सेकंड जनरेशन का कॉन्सेप्ट वैसा ही है यहाँ पे भी। जैसे लोग सोचे कि सचिन तेंदुलकर लड़का भी सचिन तेंदुलकर ही होगा, है ना? तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर के लड़के के घर में बैट बल्ला आसानी से मिल जाए। हुँ, किताबें जनरेशंस में मिल सकती हैं, पर खोलना, पढ़ना, तैयार करना, ऐसे भी यहाँ लॉयर्स रहे हैं, जिनके कई एकड़ में बंगलू थे और वो टुकड़े-टुकड़े में बिक गए, हुँ, क्योंकि उस पीढ़ियों ने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करी। तो कहीं न कहीं एक एडवांटेज तो है कि बैट बल्ला तो आपके घर पे मिल ही जाएगा, लेकिन बैटिंग भी आ जाए या बॉलिंग भी वैसी आ जाए, दैट इज़ अप टू द है कि वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो मतलब कि अगर जैसे कि सेकंड जनरेशन लॉयर जैसे जो होते हैं और फर्स्ट जनरेशन जो जैसे हमारे जैसे कोई नया लॉयर अगर आने की कोशिश कर रहा है, तो हमको लगता है यार मेरे पापा अगर होते या मेरे दादा अगर होते, तो हमको काफ़ी हेल्प मिल जाती। तो आपके हिसाब से फर्स्ट जनरेशन वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो सेकंड जनरेशन के मतलब कि एक स्किल्स तो होती है कि हाँ, हमारे में स्किल्स है, लेकिन स्टिल वो एक पहलू आ जाता है कि नहीं उसके ये वो फलाने के बेटे हैं, फलाने के ऐसे है। तो उस इस हिसाब से फर्स्ट जनरेशन वालों को क्या करना चाहिए ऐसा? मैं ये नहीं कहूँगा कि लेगेसी के एडवांटेजेस नहीं हैं, हुँ, यू आर राइट कि इसके एडवांटेजेस नहीं हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, अम्बेडकर साहब ने कहा ना, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सही बात। अगर आप वेल एजुकेट हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आप अपने पहले ही केस में पहचान बनाएँगे। मेरी पहली पहचान पहले ही मुकदमे में
मैं असिस्टेंट जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अपीयर किया चीफ जस्टिस के यहाँ सेकंड स्पेशल अपील में, जबकि उस तरह के मुकदमे जनरली बड़े एक्सपीरियंस के लोग करते हैं। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था। डिबेट विबेट में मैं पार्टिसिपेट करता रहता था, तो मैं डिबेट के स्टाइल में ही आर्गूमेंट कर रहा था, बट कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और मुझे खुद असिस्टेंट जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया साहब ने असेस किया, मतलब मेरे को अप्रिशिएट किया कि अरे बहस खत्म होने के बाद मुझे लगा जिस आदमी को मैं सबसे मतलब कोर्ट के सामने यूँ दिखा दिखा कि माय लॉर्ड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फॉर दिस, उसी आदमी ने मुझे सबसे पहले अप्रिशिएट करके हाथ मिलाया और कहा कि वेलकम यंग बॉय, तुम चैम्बर में आओ तो मैं कॉफ़ी पिलाता हूँ अपने, है ना? यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल आर्ग्यूड। ये वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल आर्ग्यूड ना किसी जनरेशन के लिए नहीं है। ये इंडिविजुअली वो आप भी वो पा सकते हैं। सही बात। वो एप्रिसिएशन हमेशा ओपन है। मतलब हम अगर स्किल्स अगर हम खुद से अर्न करें, हाँ, बिल्कुल हम वो किसी कोर्ट आपके टैलेंट के और आपके प्रिपरेशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। करेक्ट। वो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो आपकी प्रिपरेशन किसी भी फील्ड में हो। तो सर सबसे पहले तो हमने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, सर गवर्निंग काउंसिल भी रह चुके हैं, हुँ। प्लस वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो इसी से अगला सवाल, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल रहेगा। सर क्या पार्टी में एक इलेक्शन जीतने से क्या किसी एडवोकेट को फ़ायदा मिलता है, या ये एक अलग ही फ़ील्ड है कि जो केसेस में ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहा है वो पॉलिटिक्स में चला जा रहा है, या जो पॉलिटिक्स भी कर रहा है वो दोनों चीज़ साथ में संभाल सकता है? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। इधर बीच थोड़ा माहौल बार एसोसिएशन का जैसा हुआ है, वैसा ही आपका सवाल है। जी। देखिए हमारे जुडिशियल सिस्टम के 2 पहिए हैं, मतलब रथ एक है, ठीक है? हमारा रथ जो है वो एक है, लेकिन उसके पहिए 2 हैं। हुँ। एक है बेंच और दूसरी है बार, और दोनों साथ-साथ चलते हैं, एक-दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, एक-दूसरे को हेल्प करके। दोनों की धुरी बराबर है। दोनों इक्वल सपोर्ट पे नहीं चलेंगे तो रथ नहीं चलेगा। तो बेंच एक जैसे हमारे यहाँ जजेस या बेंच को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जितना ही वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही बार इम्पोर्टेंट है, इस जुडिशियल सिस्टम को चलाने के लिए। अब समस्या ये आ रही है कि आप सोचिए कि हमारे पहले के जितने बार के पदाधिकारी थे, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण साहब का नाम लेना चाहता हूँ। वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे बार एसोसिएशन के। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बेहतरीन जज थे। राम मंदिर वाले जजमेंट में भी उनका योगदान था, और भी ढेर सारे उन्होंने इस तरह के जजेस लैंडमार्क जजमेंट दिया उन्होंने। अब तो नहीं रहे ऑनरेबल जस्टिस बीके शुक्ला साहब, तो रहे नहीं हम लोग के बीच में। तो सर आपके हिसाब से क्या वो सेक्रेटरी थे हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। जी। सर आपके हिसाब से नए जनरेशन लॉज़ को ये सब पॉलिटिक्स वगैरह में ट्राई करना चाहिए? देखिए अब हुआ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और भी बार एसोसिएशन में जी। अब आप वकीलों को नेता चुनते समय वकील अब नेता वकीलों का नेता चुनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि आप पहले उसको एज ए वकील चुनिए, जी। और वकील होना चाहिए और फिर वो उनका नेता बने। दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि अब हम सिर्फ नेता चुन रहे हैं, उनका वकील होना ज़रूरी नहीं है। इससे पहले जो है, जब इस बार के नेता हुआ करते थे पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, एडी गिरी, ऋषि मिश्रा, अन्य और भी लोग जिस तरह के हुआ करते थे, वो ऐसे लोग थे जो बहुत ही बेहतरीन एडवोकेट थे। हमारे सेक्रेटरी शशिनंदन साहब रहे हैं, मतलब बेहतरीन एडवोकेट्स हैं ये। और ये जब बार को रिप्रेजेंट करते थे, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी बार की। अब बार को एक सिस्टम आ गया है, हाईजैक हो जा रही है दिन पे दिन। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से हाईजैक हो जा रहा है, और हाईजैक इसलिए हो जा रहा है कि जो फुल टाइम कैरियर आदमी होगा, वो तो घूम-घूम के कहीं भी वोट माँग रहा है, वो कर रहा है। हुँ। और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी हैं पढ़े-लिखे, समझदार वकील। अब वो ये मान चुके हैं कि बार से हमें कोई लेना-देना नहीं, मेरा तो करियर सेट है। जो अपना बंदा होगा, जो रेफ़रेंस मिल जाएगा, हम वोट देंगे। जब तक आप कॉन्शियस चूज़र नहीं होंगे और डेलिबरेटली आप जानबूझ करके कि कोई आदमी अच्छा है हमारे बीच में, तो मैं आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के उसको सपोर्ट करूँ, उसे जिताऊँ, क्योंकि बार हित के लिए अच्छा है। और जब तक आप इस पर में कि हमें की फ़र्क पैंदा है, तो ये जो एप्टीट्यूड है, यही बार को डुबा रहा है। सही। मेरे ख्याल से यही सेम चीज़ जो नॉर्मल जनता जो वोट देती है किसी भी पॉलिटिशियन को, मेरे ख्याल से ये सेम चीज़ उनको भी देखना चाहिए हाँ। कि कौन पॉलिटिशियन, कौन-सी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है।
दरअसल हम लोग बहुत दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हम लोग नेता नहीं चुन रहे हैं, हम मैनेजर चुन रहे हैं। हुँ, दोज़ आर एबल टू आपके घर पहुँच जा रहे हैं, किसी और मायने से आपको मैनेज कर ले रहे हैं और आप मैनेज हो जा रहे हैं। करेक्ट। और पढ़ा-लिखा आदमी मैनेज हो, तो आप लीडर कहाँ चुन रहे हैं? मैनेजर चुन रहे हैं। सही बात है। तो सर हम लोग यहाँ से पहले तो प्रयागराज से शूट कर रहे हैं और यहाँ पे है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये के एडवोकेट्स की और ये पुलिस की राइवलरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमको आए दिन सुनने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि कभी लोग लोग कहते हैं कि वकील गुंडागर्दी करते हैं या जो भी है, सॉरी टू से, पर इसमें कितनी सच्चाई है कि क्योंकि काम तो दोनों ही लगभग एक जैसा ही कर रहे हैं, दोनों ही जस्टिस दिलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आती क्यों है? इन लोग को साथ में मिल के काम करना चाहिए पुलिस और एडवोकेट को। बट ये इनकी राइवलरी क्यों रहती है चीज़ों में? देखिए, एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है। ऐसा कुछ ऐसा कुछ पुलिस के और वकील के बीच में ऐसी कोई सीधी लड़ाई नहीं है। जी, थोड़ी बहुत जो वाद-विवाद बातें हो जाती हैं, चूँकि दोनों ही प्रोफ़ेशन के 1-2 हिस्से को डील कर रहे होते हैं, जी, तो उसमें कहीं न कहीं ये सारी बातें हो जाती हैं। आप अब ऐसे समझें कि दुर्भाग्य है, भारतीय पुलिस का जो मोडस ऑपरेंडिस है, अब मैं उसमें कुछ कहूँगा तो ये बात हो सकता है थोड़ा हुँ, कंट्रोवर्सी लीड करे, पुलिस वालों को बुरा लगे। एक मज़ेदार चुटकुला है, आप सुन लीजिए और उसको थोड़ा-सा समझ लेंगे तो आप समझ जाएँगे पुलिस और वकीलों के बीच में का क्लैश कहाँ होता है। एक बार क्या हुआ कि कई देशों की बड़ी स्मार्ट पुलिसें जुटी हुई थी। हुँ, तो हुआ कि साहब ये जंगल में हम एक खरगोश छोड़ेंगे और ढूँढ के जल्दी से जो ले आ जाएगा उसको इतनी स्मार्ट मानी जाएगी। स्कॉटलैंड यार्ड गई, बड़ी जल्दी ले आई। कुछ यूएस फ़ोर्सेस थीं, कहीं की और फ़ोर्सेस थीं, गई ले आई। यहाँ तक एक पाकिस्तान की भी कुछ टुटपुटिया टाइप की पुलिस थी, वो भी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में हाँ, खरगोश को ढूँढ लाई। इंडियन पुलिस गई और हमारी पुलिस जो गई तो पता चला कि 2 दिन बीत गए। तो हमारी पुलिस को खोजने के लिए और पुलिसें निकल गईं। तो देखा एक नदी के किनारे बंडी-वंडी पहने, कुछ कपड़े निकाले हुए हैं और एक लकड़ी-उकड़ी पे कुछ पकाया जा रहा है और सारे पुलिस वाले सब थके-माँदे बेचारे परेशान हैं और एक बंदर को बाँध करके एक पुलिस वाला उसको लाठियाँ दे रहा है और कह रहा है कि तू एक्सेप्ट कर ले कि तू ही खरगोश है। अब जब बंदर को आप खरगोश बनाएँगे और जो आदमी जानता होगा कि खरगोश कौन है, तो उस आदमी से तो आपके झगड़े होंगे ही। सही जब बात आप गलत मुकदमे में किसी को फ्रेम करेंगे, गलत एफआईआर लिखेंगे, है ना? और अगर उसका कोई वकील है, वो उसके लिए खड़ा होता है, तो इस तरह की क्लैश आती है। तो ये आपने बहुत एक ज़रूरी बात याद दिलाई हाँ, कि सर इससे यही है कि सर एक विटनेस प्रोटेक्शन सबके बारे में कुछ होना चाहिए क्योंकि विटनेस जैसा आपने बताया कि लोग चेंज कर देते हैं, फिर चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो वकील की तरफ से हो, अगर सारी चीज़ें सही भी हैं, ईमानदार भी हैं, तो कोई तीसरी पार्टी एक ऐसी निकल आती है, जो उस विटनेस को बदलने की कोशिश करती है। तो सर इसके बारे में से कुछ कहना कहना चाहेंगे क्योंकि इसके लिए ना कोई लॉ है, ना कुछ है क्योंकि इसीलिए लोग डरने से कुछ बोलने से डरने कोर्ट तक जाने से इसलिए डरते हैं। नहीं देखिए विटनेस प्रोटेक्शन की तो हालत भारत में बड़ी ख़राब थी। हुँ, इस पे भी कोई बहुत सर्टेन काम हुए नहीं थे और ये दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही थी और जैसा कि आपको पता ही है अ, आसाराम बापू के केस में बहुत से विटनेसेस गायब हो गए हैं। तो बहुत से विटनेसेस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ और ऐसा चीज़ें हो गई। अब ये सारे पहलू दर्शाते हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन के मामले में इंडिया में कुछ कंक्रीट नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में धर्मेंद्र वाले जजमेंट में 2018-19 में उन्होंने ये कहा कि नहीं एक गाइडलाइन फ्रेम करी और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि और जो नया वाला कानून आया है हमारे भारतीय संहिता वाला उसमें यह बात सेक्शन 398 या 298 में ये बात आ गई है कि विटनेस प्रोटेक्शंस के लिए स्टेट को प्रॉपर्ली इसमें डायरेक्शन इशू हुआ है कि आप किस तरह से विटनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस वजह से आप जब कुलदीप सेंगर वाले मामले में एक दिन बड़ा हंगामा मचा कि वो परिवार जा रहा था और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और मारुति अटेंडेंट में 4 या 5 लोग मारे गए परिवार के और जो उस हंगामे की वजह से इमीडिएट जिस तरह का एब्सोल्यूट विटनेस प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया और 60 दिनों के अंदर अंदर जो ट्रायल कंक्लूड हुआ उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के दिल्ली में
वो इस बात का एग्जाम्पल है कि नहीं, अब भारत भी विटनेस प्रोटेक्शंस के लिए तैयार। अब देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन का ये है कि 2-3 लेयर तैयार करनी पड़ेगी। उसपे काफ़ी लोगों को बैठ करके उसपे रिसर्च करके तैयार करना पड़ेगा कि विटनेस की आइडेंटिटी ना क्लोज़ हो। मीडिया ट्रायल में विटनेसेस को बार-बार उसके घर-द्वार, उसके परिवार वालों को ना दिखाया जाए, है ना? हुँ। हर तरह से वो जब चूँकि विटनेस आइडेंटिफ़ाई हो जा रहा है, मार्क हो जा रहा है, तो वो भी निशाने पे आ जाता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो, किसी तरह से उस तरह से चीज़ों को सिस्टम बनाना डर पड़ेगा निकालना पूरी पड़े। तरह से, और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, सर्विलांस हो, हर तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड्स हो, है ना? और कौन किस लेवल का विटनेस है, मतलब किसको थ्रेट आ रहा है, हुँ। किसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो किस स्तर पे क्या है, उस हिसाब से एक प्रोटेक्शन का पूरा लेयर हो। तब तो आप देखिए, आप सोचिए, भारत में अगर 100-376 की एफआईआर होती है, तो पता चला कि कन्विक्शंस और ट्रायल स्टेज तक ही मुश्किल से मुश्किल है 30% 20% मुकदमे पहुँचते हैं। तो आप इसी से समझ लें कि मैक्सिमम में विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल मतलब इस चीज़ के लिए सही कह रहे हैं और हमको भी लगता है कि हम भी अगर कल को सोचे कि यार किसी की मदद करने के लिए हम एक विटनेस की तरह रूप में चले जाएँ, तो हमको भी खुद को डर लगेगा। बट हाँ, इसके लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए, हाँ, होना ये चाहिए। रहता है। अच्छा, इसी से मतलब कि हमको आज तक और समझ में आ रहा है, जैसे कि अतुल सुभाष का भी केस मतलब का वो तो बहुत हाइलाइटेड केस है। ये जो डिवोर्स के केसेस उनका हालाँकि डिवोर्स नहीं हुआ, वो उनका काफ़ी डिफरेंट चीज़ हुई थी, उस पे नहीं जाएँगे बट डिवोर्स के केसेस भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपके पास जैसे जिस तरह के केसेस आते हैं, आपको क्या लगता है मतलब ज़्यादातर कौन से पक्ष की गलती रहती है? या फिर आप उस पे क्या कहना चाहेंगे डिवोर्स के बारे में? देखिए, इसके कई पहलू हैं। ये बात तो सही है कि भारत में मेरे पास 2016 से और 2024 के बीच में डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब कई गुना बढ़ गए। ये बात सही है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सर जो एक्चुअली तब रिसेंटली एक क्रिकेटर का भी हुआ है, युजवेंद्र चहल नाम के क्रिकेटर हैं। उनका भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हाँ, होगा, होगा, होगा और लास्ट में हो गया। तो ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? कि मतलब लोग इतना मतलब ये पहले इतना नहीं था जितना ट्रेंडिंग में आजकल रहता है कि हर हर सेलिब्रिटी का दिखता है कि हाँ, इनका ये हो गया, इनकी इतनी मेंटेनेंस जा रही है, इतना। अब ये मेंटेनेंस की वजह से है या जनरेशन कुछ अलग ही चेंज हो गया है कि लोग शादी को इतना कैजुअल लेने लगे हैं कि कोई नहीं, 2 साल करने के बाद फिर दूसरी कर लेंगे या तीसरी कर लेंगे। तो सर इसका कारण क्या है कि या तो उस मतलब क्या कारण है कि लड़कियों की गलती ज़्यादा रहती है या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आप तो आए रोज़ ये से चीज़ें डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कोर्ट में। और इस पे बस हम एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि अगर हम लॉ की बात करें तो काफ़ी चीज़ें महिलाओं की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो क्या थोड़ा झुकाव है, हाँ, फीमेल ओरिएंटेड है। करेक्ट तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि हाँ, पता है कि मेरी तो सुनी जाएगी? इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या ये कुल मिला के कई सवालों का एक मतलब एक हाँ, है। कंबाइंड है। हाँ, चलिए हम पहले पहले से शुरू करते हैं। देखिए, भारत में डाइवोर्स तो एक हिसाब-किताब पे है, लेकिन एक दहेज बड़ी समस्या है। जो हम आज भले प्रिटेंड करते हो कि लोग ले नहीं रहे हैं, लेकिन लोग ले ज़रूर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोग कहें कि नहीं, हमारे यहाँ चलो ये खत्म हुआ है, हुआ खत्म नहीं है ये। तो मैं कहता हूँ कि 20% तो हो सकता है इनोसेंट हो, बिना लिए लिखा दिया गया हो मुकदमा, लेकिन 80% ऐसे भी हैं जिन्होंने ले तो रखा है। हो सकता है कि मुकदमे में जो फिगर 40 लाख आया हो, वो उन्होंने बीसी लिया हो। मैं इसको नहीं इनकार कर रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब मैं गर्मियों में ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था और दर्शन करने गया था आदि कैलाश। तो वहाँ पे एक इनर लाइन पास बनता है और वो इनर लाइन पास के लिए आपको थाने में आइडेंटिफ़ाई कराने जाना होता है। तो मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ जब पास बनवा करके मैं वहाँ धारचूला के थाने में गया, तो मैंने कहा, भाई यहाँ तो इतने मुकदमे हैं नहीं आपके यहाँ। और मैंने ऐसे मेरा पूछा, अच्छा किस तरह के मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे, बीइंग अ लॉयर मेरी क्यूरियोसिटी थी कि ज़रा देखें कि कैसे मुकदमे हैं। तो मैंने पूछा, अरे भाई साहब, आपके यहाँ वो 498 और ये दहेज उत्पीड़न, इन सब के मुकदमे नहीं है क्या? तो साहब हमारे यहाँ तो इस तरह के मुकदमे है ही नहीं है। जो उसने जवाब दिया वो बड़ा इम्पोर्टेंट, उसने कहा, साहब हमारे यहाँ किस बात का मुकदमा होगा? दहेज हम माँगते नहीं हैं, देने वाले के पास दहेज होता नहीं है। तो ना हम दहेज माँगते हैं, ना हम दहेज लेते हैं, ना ही हमारा इस तरह के कोई मुकदमे नहीं है। तो एक बात तो तय है कि जो इस सारे झगड़ों की जेनेसिस है, वो कहीं न कहीं आप जो उपहार का एक्सचेंज कल्चर है,
आप अपने ही जात में, अपने ही धर्म में इतने लेंगे, उतने लेंगे। शादी तो लड़के और लड़की की होती है, लेकिन शादियाँ यहाँ स्टेटस की हो रही हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो यहीं से शुरू होती है। तो जो जिस पैकेज पे आया है, वो अपने उस पैकेज का वो जो पैसा लगा के आई है लड़की, वो सोचती है मैं उसका आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लूँ। और यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोग जो वकील हैं आपस में, तो कभी-कभी मज़ाक में होता है कि साहब डाइवोर्स के मुकदमे को बढ़ाने के लिए जो रिलायंस का डेटा फ्री हो गया और कम पैसे में जियो जियो लॉन्च हो गया, एक ये भी ज़िम्मेदारी निभा रहा है इसका। हर आदमी आपस में कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी खत्म हो करके, किट्टी पार्टियों का दौर खत्म हो गया। कोई कहीं बैठा रहे घर में, दादा दादी पोता भतीजे, हर आदमी मोबाइल चला रहा है। दूसरी बात क्या हो गई, इन सारी चीजों से दिमाग में एक इंसेप्शन बनने लगा, एक बाहरी थॉट आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। आपके घर वाले, परिवार वाले, सब कोई न कोई, हर आदमी अपने ईगो और डिस्ट्रक्टिव एडवाइस की वजह से परिवार हाशिए पे आ जा रहे हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ ऐसे-ऐसे पढ़े-लिखे लोग कर रहे हैं, जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होगा और जिस तरह का केसेज़ की स्थिति पहुँच जा रही है। मैं एक केस के बारे में आपको फैक्ट बताऊँ, लड़की बीटेक है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ी। लड़का बीटेक है, बहुत अच्छे से जगह पढ़ा है, इकलौता लड़का है, अच्छे परिवार की लड़की है। दोनों की शादी हो गई, डब्लिन में रह रहे हैं, यूरोप की कंट्री में रह रहे हैं। लड़की ने अपने हस्बैंड को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर रखा है। और वैसी लड़की को सिर्फ़ इस बात के लिए कि पड़ोसी जो आए थे नए सेटल होने, उनको उन्होंने कंबल दे दिया। तो उसने कहा कि भाई 1 साल हो गए, हम लोगों ने गृहस्थी जमा ली है, अब दिक्कत नहीं, दीदी आप अपना कंबल ले लीजिएगा। हमें इंडिया वापस आना था, लड़की ने कहा दीदी वो कंबल हमें दे दीजिएगा, हम उसको वॉश करा के रख देंगे। उसकी वाइफ़ ने जाके कहा और उसके पति ने कहा कि अरे तुमने कंबल माँग लिया, हम भिखारी हैं क्या, तुमने ऐसे-वैसे बात बढ़ गई। उन्होंने उसको लड़की पर हाथ छोड़ दिया और उसके हस्बैंड अक्सर अल्कोहल लेने के बाद लड़की को पीटते थे। वो लौट के आए और उन्होंने अपनी पत्नी को इतना पीटा और कमरे में बंद कर दिया कि उसने कमोड से पानी से के जेट से पानी पिया। वो आज भी लगातार पिट रही है, पति ने ढकेल के घर से भेज दिया है, वो डाइवोर्स तब भी नहीं चाहती, उसके साथ रहना चाहती है। अब पति को लग रहा है इसको छोड़ेंगे तो कहीं और स्विच हो जाएँगे। ये सिचुएशन है जो बहुत पढ़े-लिखे यूरोप में रह रहे हैं, उनकी हालत है। तो आप भारत में अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं है, पति भी टॉर्चर हो रहा है। मेरे पास ऐसा भी एग्ज़ाम्पल है कि एक लड़की आई जिसके पास अ, अपने हस्बैंड से उसने कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं करी कि उसके अफ़ेयर थे और वो उसके बाद कभी लौट के नहीं आया। 10 साल हो चुका है, हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन में फ़ाइल करके हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद भी कोर्ट वहाँ डिसाइड नहीं कर रही है और वो हस्बैंड झेल रहा है। एक बड़े जी, बिज़ ये तो मैंने सुन रखा है शायद कि शायद वुमेन्स के लिए एडल्टरी के लिए कोई नहीं, नहीं वो तो जो सो है सो छोड़ दीजिए। ये जो समस्या आ रही है कि 2 लोगों के बीच में ऊपर से दिक्कत क्या आ रही है? कभी लड़के की माँ, कभी लड़की की माँ, उसकी बहन तो उसकी बहन। इन सारे 2 लोगों के बीच में जो बाहरी परिवार के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारे लोग अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। और ये लड़के और लड़की दोनों जोड़े ये सोचने में सक्षम नहीं हैं कि क्या ज गारंटी है कि अगली जो लड़की मिलेगी वो इससे बेहतर होगी या उसका व्यवहार इससे एप्रोप्रिएट बेहतर होगा या क्या गारंटी है कि अगला लड़का जो मिलेगा हो सकता है वो इससे अच्छा व्यवहार करेगा, हो सकता है उससे बदतर करे। लेकिन टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। पहले की पीढ़ियाँ एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करती थी, मोटा कपड़ा पहन के, महीन कपड़ा पहन कर के, अमीरी, गरीबी फेस करते रहते थे, समझते थे गृहस्थी का जीवन है। और हिंदू मैरिज में तो डाइवोर्स कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। ये तो डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का आपको मिलेगा नहीं हिंदू मैरिज में। हिंदू मैरिज में तो 7 जन्म का रिश्ता है। आपका करेक्ट। पार्ट ऑफ स ये तो पार्ट ऑफ स सेरेमनी है। ये इतना तेज़ी से फैल रहा है ये, किसी वायरस की तरह कि जैसे मतलब कि मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। ऊपर से बॉलीवुड और हॉलीवुड का भी योगदान है, ज़बरदस्त। मतलब कि हमने ये देखा है कि जनरली एक तो ये है कि लोगों में पेशेंस बहुत खत्म हो गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस वजह से ये वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मतलब कि मेरे कुछ दोस्त भी है, कुछ मित्र हैं जो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में ना एक डर आ गया है कि यार अगर वो ऐसी निकली तो? अगर ऐसा हो गया तो? मतलब कि एक तो है साइकोलॉजी कि हम साइकोलॉजी से कैसे उस शादी को मेंटेन कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि सामने वाला काफ़ी गलती कर रहा है। अभी हम एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हम एक लड़के हैं, लेकिन लड़कियाँ कुछ एक लड़की है जो जिससे मेरी शादी हो गई, वो काफ़ी गलत कर रही है।
लॉ में ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, जिससे कि हम पे वापस से कोई अटैक ना आए? क्या एक जो प्री नप्शल एग्रीमेंट होता है वेडिंग से पहले, क्या उस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? या फिर किसी और तरीके से इसको हमको पहले सँभाल लेना चाहिए कि एटलीस्ट अगर डिवोर्स भी हो रहा है तो हम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ, ना ही मेरे परिवार पे बहुत आँच आए। हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या तरीका है जिससे हम डिफेंड कर सकें अपने आप को? देखो मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, हुँ, इनमें से कोई आइडिया मत लगाइए आप। सिर्फ एक चीज़ करिए, अपने शादी होने वाले पार्टनर पे ट्रस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। और सबसे बड़ी बात है जब शादी करने जाएँ तो आप सिर्फ लड़की से शादी करें, ना उसके माँ-बाप से, ना उसके एसेट्स से, इवन दो उसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से भी नहीं, है ना? कोई भाई-बहन थोड़ी ना है कि हम लोग को इक्वल स्टेटस चाहिए, इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, पढ़ाई-लिखाई इक्वल चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि क्या इसके अंदर वो क्षमता है कि हमारे साथ 2 कदम 4 कदम निभाने की कितनी कैपेसिटी ये देखिए। और आपको कैसी पत्नी चाहिए, आप कोई रोबोट तो लेने नहीं जा रहे हैं। अगर आप अपने को खुद एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप दूसरे से मत उम्मीद करिए कि वो आपके लिए एडजस्ट करेगा, यही तो झगड़ा है। दूसरी बात और है, जो हिंदुस्तानी मेंटालिटी है जिसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे फादर इस मामले में बड़े मैच्योर थे, तो हमारे एक दोस्त ने, आज की बात नहीं बता रहा, बहुत पुरानी, जब हम लोग लॉ ग्रेजुएट भी हुँ, नहीं थे तब की। वो कुछ बात हुई और किसी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में था, उसने कुछ बात करी, इनका पता नहीं, आई आई डोंट होप अबाउट द वर्जिनिटी, बहुत क्लोज़ थे, मेरे फादर बड़े फ्रैंक आदमी थे। तो हम लोग उनसे हर बात बड़े खुले दिल से, तो जैसे उसने बात की तो मेरे पिताजी ने पकड़ लिया उसे, उससे कहा कि अरे! इतना पढ़ने लिखने के बाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट होने के बाद तुम्हारा दिमाग यहाँ फँसा हुआ है, कुंठाओं में। अगर तुम यहाँ तक फँसे हो बेटा तो फिर तुम्हें उभरना चाहिए। किसी लड़की की इस तरह की सैंक्टिटी तो मैं नहीं बात कर सकते तुम इस तरह से। करेक्ट। ही सेड सॉरी। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने के बाद चीज़ों से बाहर आओ। यू आर नॉट गोइंग टू परचेज़ अ घी हुँ, कि कितने परसेंट सैचुरेटेड फैट है, कितने परसेंट की पक्की प्योरिटी है। ठीक है? ये जो भारतीय युवाओं को कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अलग से ज्ञान चल रहा है। आधा घर तो मैंने कहा ना कि इंटरनेट ने तोड़ रखा है सबको। लोग पहले वो प्लास्टिक के कंडियों में फल, पराठे जमा करके, पानी की बोतल लेके खुश रहो कंपनी बाग जाया करते थे। परिवार दिन भर बच्चे खेलते थे, एक-दूसरे के बच्चे एक-दूसरे से मिलते थे। आदमी अपने यहाँ का पराठा तो उनके यहाँ का गोभी का पराठा, अपने यहाँ का आलू का पराठा शेयर करता था, खाते थे। एक साथ जीते थे जीवन, सही। है ना? अब जितना ज़्यादा लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो रहे हैं ना, एक एक इस तरह से सिर्फ़ अपने आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। परिवार कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हर आदमी के अपने पास रीज़न है। मनी ओरिएंटेशन बढ़ गया है। इमोशनल लोग होना बंद कर दिए हैं। मशीन चारों तरफ है। इंटरनेट चारों तरफ है। तो आप जब अपनी जड़ों से कटेंगे तो ये सब होगा। अमेरिका में फादर्स डे का कल्चर है। हुँ, अच्छा वहाँ गलत भी नहीं है। भाई जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तब तक डाइवोर्स हो जाता है। तो दूसरे वाले पिता के यहाँ जब उसका एडमिशन होता है तब वो दूसरे पिता के यहाँ पहुँच जाता है। और जो उससे दूसरा वाला पैदा होता है और जब तक वो बड़ा होता है तब तीसरे वाले के यहाँ पहुँच जाता है। तो अनूमन 5 एवरेज 4 या 5 का मैंने पढ़ा रखा था कहीं कि 4 या 5 डाइवोर्स होते हैं एक लाइफ में, एक वुमन के अमेरिका में। तो 5 पति करती है वो। तो पता चला इसीलिए वहाँ फादर्स डे का कांसेप्ट है। कम से कम पहले वाले को एक दिन निकाल कर के अपने पहले वाले पिता से मिलने का मौका मिलता है। तो दिस इज़ लेकिन ये जो ग्लोबल कल्चर की बीमारी है वो हमारे यहाँ भी है। अब आती जाती है। आती जा रही है, अब अपने कल्चर से डिरूट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि लोगों में पेशेंस नहीं रह गया है। थोड़े से पैसे, थोड़े से एक कौन-सा 2 लाइनें थी, पंच लाइनें थी, हमको बड़ा पसंद थी कि फ़कत रेशम सी गाँठें थी, ज़रा-सा खोल लेते तुम और हम खामोश थे, तो ज़रा-सा तुम बोल लेते तुम। वाह! है ना? बस संवादों का फ़र्क है आपस में और इसी ईगो को नहीं बोल रहे हैं, तो कोई और फीडिंग कर रहा है मेरे कान में, हमें कोई और फीडिंग कर रहा है और झगड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि इसने कहा, सब मेंटेनेंस। तो अगर कोई कैपेबल नहीं है, जैसे हम लोग, जैसे कोई है या जॉब नहीं कर रहा है कोई लड़का, या उसकी शादी होती है, वो कैपेबल नहीं है मेंटेनेंस देने के, उसकी वाइफ़ कर रही है जॉब, सारी चीज़ें वो कैपेबल है अपने, तो क्या मेंस को भी मेंटेनेंस लेने का राइट है? क्योंकि हम लोग ने तो आज तक नहीं सुना ना देखा कहीं पे कि मैन मैन जो है मेंटेनेंस के लिए लड़ रहा है फाइट अपने लिए और ये मिल तो गया। 2014 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा, ले सकता है जैसे सपोज़ करिए कि वो हैंडीकैप हो और इस तरह की बड़ी अच्छा। कंडीशन में हो, वाइफ वेल एस्टेब्लिश हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता है वो, पर उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हुँ।
और ऐसा भी नहीं कि मेंटेनेंस एक हवा बना के पेश किया जा रहा है। मेंटेनेंस इसलिए नहीं है, मेंटेनेंस इसलिए है कि रजनीश वर्सेस नेहा अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बड़े अच्छे से हर एक पहलू को डील किया गया है। और मैं मैं तो कहता हूँ कि जिनके भी इस तरह के झगड़े चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, वो दोनों पक्षों को उसको निकाल के पढ़ना चाहिए। थोड़ा लेंदी भले है, पर उस जजमेंट को पढ़ने के बाद उनके वकील उनको, हो सकता है कभी-कभी वकील भी अप टू मार्क नहीं मिल पाता लोगों को, सही बात ना बता पाए, तो ऐसे में वो अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं मेंटेनेंस देने की, लेने की, और कैसे रखना। भाई देखिए, हस्बैंड की जो जो स्टेटस है, वो आपको उसी स्टेटस में वाइफ को रखना है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात की आती है कि जब हम आप सोचते हैं कि हम तो 5 लाख कमा रहे हैं, पर वाइफ को हम 10,000 देंगे। तब उन्हें लगता है कि अरे यार, कोर्ट बड़ा अन्याय कर रही है। देखो भैया, आप जिस स्टेटस में रह रहे हैं, वाइफ को भी उसी स्टेटस में रखना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया है। अगर वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं लिव इन में रह रही है फिर भी? देखिए, बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहने की बात नहीं है। वो आप प्रूफ कर दें तो बात दूसरी है। अगर आप प्रूफ नहीं, खाली सिर्फ कहने के लिए एलिगेशन, हम लोग के यहाँ आज तक ऐसी कोई महिला ना आई जो ये कहती ना हो कि साहब, हम जिस दिन घर से भगाए गए थे सिर्फ चप्पल में आए थे, हवाई चप्पल पहन के चले आए थे साहब, एक साड़ी पहन करके, बाकी मेरा सारा सोना गहना वहीं पे है। और ऐसा कोई हस्बैंड नहीं मुझे मिला जो ये कहा ना हो कि साहब सब बटोर के चली गई थी और फिर ये मुकदमा लिखवा दिया। सच इन दोनों के बीच में है कहीं। सब अपने वर्जन का एक्यूलर वर्जन है, सबका अपने वर्जन का ट्रुथ है। वो भी भरी हुई है, महिला भी अपने सच से भरी है, वो भी अपने सच से भरे हैं। पर सच इन दोनों के बीच में है कहीं, है ना? हमें कहीं न कहीं लगता है कि हम लोग को जो मीडिया में दिखता है, जिस तरीके से हमें पेश किया जाता है, वो भी बड़ा बड़ा घुमा हुआ पेशकश होती है। कि एक्चुअल में, क्योंकि किसी 2 लोग के, हमारे और आपके रिश्ते के बीच में जितना हम और आप जानते हैं, सिर्फ़ हम ही और आप जानते हैं। कोई तीसरा पर्सन नहीं जान सकता। तो मेबी इसकी भी एक बहुत बड़ी एक विडंबना होगी, क्योंकि जिस वज़ह से हम दर्शा क्या रहे हैं और हम है क्या, उसमें बहुत ज़्यादा एक संतुलन उसमें नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप आ जाता है। मीडिया तो वो हो गया है कि जो हर एक चीज़ का ट्रायल कर रहा है इस समय, है ना? सेलिब्रिटी की शादी हो तो मीडिया ट्रायल है। कोई कोई इंसिडेंट, किसी की बेटी का रेप हो गया हो, ब्रूटल रेप और मर्डर हो गया हो, मीडिया उसका ट्रायल कर रहा है, रोबोटिक मैनर में। और भारतीय सिनेमा का तो दुर्भाग्य है कि भारतीय सिनेमा में एक भी फ़िल्म ऐसी नहीं बनी है जिसमें लीगल कोई काम लीगली कोई मुकदमा या ढंग से दिखाया गया हो। करेक्ट। मतलब जैसे अब हॉलीवुड में ट्रायल एट न्यूरमबर्ग है, और 12 एंग्री मैन है, जो क्लासिक्स हैं। उनका जो एडॉप्शन है, जो सही तरीके से बनाई गई हैं, उस तरह की कोई फ़िल्में भारत में अभी तक एक फ़िल्म नहीं बनी है। एक कोई टीवी सीरीज़ नहीं बनी है, जिसमें सही ढंग से कोई लीगल प्रोसीडिंग दिखाया जाए। हमारे यहाँ तो कोर्ट जजेस का मज़ाक उड़ाइए, हुँ। वकीलों का मज़ाक उड़ाइए, वकीलों को समाज में खराब झूठ बोलने वाला, कोई वकील कोई झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा अपने क्लाइंट की प्लीडिंग्स पे बहस करता है। सपोज़ करिए कि व्हाटएवर आप जो लिख कर के हमें देते हैं, एफिडेविट स्वेयरिंग करते हैं, एक वकील वो बहस करता है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई, राइट ऑफ ट्रायल तो सभी के पास है ना। करेक्ट। यहाँ हम असबल कसाब का भी ट्रायल करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे? नेचुरल जस्टिस यही कहती है, इवन दो गॉड कैनॉट पास एनी कमेंट विदाउट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, therefore God has called to Adam, thou Adam eat the fruit of Eden। जब भगवान एडम को बुला के पूछ सकते हैं कि तुमने फल खाया था कि नहीं खाया था ईडन का, तो जब भगवान किसी को बिना अपॉर्चुनिटी दिए हैं, जबकि वो जानते हैं तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें तो सब पता था, फिर भी पूछते हैं। फिर भी उन्होंने एक मौका दिया ना आदम से पूछने के लिए कि तुमने फल खाया था कि नहीं खाया था, और आदम हव्वा की पैदाइश हुई धरती पे। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो सभी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है, जो मीडिया ट्रायल है या इस तरह की चीज़ें हैं, इन्होंने चीज़ों को और वर्स कर दिया है। कोई गुंजाइश होगी अगर बीच में पीछे हटने की, तो दीवारें खींच देंगे। आप एक एक कोई ट्वीट करिए, 100 पॉजिटिव तो 1000 नेगेटिव, फिर 500 और नेगेटिव, तो फिर 500 और पॉजिटिव आते सर, जाएंगे। क्या इसका फ़र्क पड़ता है हाई कोर्ट में या कोर्ट इस लीगल प्रोसीडिंग में वगैरह में? नहीं, बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जो लीगली एमिनेंट एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, वो तो कहीं न कहीं वो स्टिक विद द लीगल फैक्ट पे होता है, एविडेंसेस पे होता है।
जो सामने अवेलेबल हैं उनके हिसाब से। वो तो एक्सपर्टाइज़ लोग हैं, तो हम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज़न नहीं है कि मीडिया में या पेपर में जो छप गया उसकी वज़ह से हो। लेकिन कहीं न कहीं एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, प्रेशर पड़ता है। अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर ये कंट्रोवर्शियल होगा। आप देखिए जो सिंगर का ट्रायल है, आप लोग खुद निकलवाइए एक बार देखिए कि कुलदीप सिंह सेंगर का ट्रायल कैसे हुआ है। एक घटना घटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 60 दिन में ट्रायल कर दीजिए। मीर तकी कश्मीर वाले हैं ना, क्या नाम है उनका? सैयद मीर वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लॉयर ऑफ द कंट्री। वो आर्गुमेंट कर रहे थे उस मैटर को। और आप देखिए कि यह बात आ गई कि जिस विक्टिम ने कहा कि फला तारीख को फला बुलाई थी, मेरा रेप करा दी। उसी ने अगेन मेरे को फला तारीख को बुलाया और नौकरी लगवाने के लिए, और मैं फिर चली गई और उसके बाद मेरा कुलदीप ने रेप कर दिया। वही विक्टिम जो एक आदमी को बुलाने पे गई, उसका रेप होगा, उसको दोबारा बुलाया गया और दोबारा कोई रेप कराने वाले आदमी के साथ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आइए, उस लड़की के परिवार के जिस भाई-बाप हैं उसके खिलाफ 307 के मुकदमे, मतलब एक एक क्रिमिनल मुकदमे में ट्रायल चल रहा है। लड़की का एक्यूलर वर्ज़न छोड़ दीजिए साहब, कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं है। आम आदमी का मुकदमा होता, इस तरह का ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रायल, ये केस बियॉन्ड सब सिंपल एक फिनोमेना है क्रिमिनल मुकदमों के लिए कि कोई आदमी तभी कन्विक्ट होगा जब जो आदमी इन्फॉर्मेंट है, जो एफआईआर लिखाता है, वो अपना केस प्रूव कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब कहीं से कोई रीजनेबल डाउट ना हो रहा हो, वो केस को इतना पुख्ता प्रूफ कर दे, तब उसे सजा होगी। इस कोर्ट ने ओनली रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम व्हिच इज ही फील ही इज ट्रू, दैट्स व्हाई ही इज कन्विक्टेड। सर अभी तो आपने ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, इट हैपेंस, लेकिन सर अभी आप आपने एक लोग के लाइन लिए है कि आप रिसर्च करें इस पे। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर अभी आपने एक लाइन यूज़ करी कि जो है आम आदमी का ना होता, तो इससे क्या सच में मतलब कोई जैसे कोई सेलिब्रिटी है या कुछ है और एक आम आदमी है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है प्रोसीडिंग में या हमारे जजेस के नज़रों में कि नहीं ये पैसे वाला, या अंदरूनी हिस्से से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो ज़्यादा रिच है तो उसका पहले सारी चीज़ें जल्दी हो जाएँगी, उसकी बेल जल्दी हाँ मिल बिल्कुल है, जाएगी? जल्दी की बात तो नहीं है, लेकिन पैसे वाले से फर्क पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। भारत में तो फर्क मतलब ये तो पड़ता है। थोड़ा गलत चीज़ हुई। नहीं, गलत कुछ नहीं है। न्याय अगर सबके लिए एक मतलब आप ही बताइए ना कि किसी टॉम एंड डिक एंड हैरी जैसे कॉलेज से पढ़ा हुआ एक अननोन सा स्टूडेंट, जो जो कि कायदे से न अंग्रेजी बोल पाता है, न उसे हिंदी तक नहीं आती है। उसने नकल से पढ़ाई करी है ना? हुँ, यहाँ तक कि अपने झटके में अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं बोल सकता है। उस लड़के को अपना वकील लग करके ₹2000 दे करके आप बहस करा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, लॉ की धज्जियाँ उड़ाने की पूरी काबिलियत रखता हो, एक सौ सारी बारीकियाँ पता है उसे, और वो 10 लाख रुपए पर डे अपीयरेंस पे बहस कर रहा है। तो आपको लग रहा है कौन आदमी अच्छे से नहीं ये फैक्ट तो सही रखेगा? है। कौन-सा आदमी अच्छे से उस चीज़ों को रख पाएगा? या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आदमी गवाह खरीद ले, वो आदमी बयान खरीद ले, अपोज़िट का वकील खरीद ले? कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं बीइंग एन एडवोकेट, देखिए मैं सच बताऊँ, प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो सामने हैं, साफ-सुथरी हैं। हुँ, मैं ये कह दूँ कि नहीं पैसे वाले से ऐसा नहीं, पैसे वाले को कई बार छूट जाते हैं वो लोग। अब देखिए वही बात है, और कभी-कभी पैसे वाले इसका शिकार भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी-कभी उनको अपनी सोशल फिगर होने की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसमें हो सकता है आम आदमी को ना कुछ हो, लेकिन उनको उनको रगड़ दिया जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, अल्लू अर्जुन अल्लू साहब अर्जुन बिल्कुल। चले गए, इस तरह की चीज़ें हैं। सलमान खान जो है वो लोगों पे गाड़ी चढ़ाने के लिए उनको कन्विक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो ब्लैक बक के चक्कर में परेशान रहे लंबे समय तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर के उन्हें रिलीफ मिली। कन्विक्शन ऐसा भी हो सकता था सलमान खान का कि भाई सलमान खान को कहते कि साहब चलो तुमने गलती करी सो करी, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है 3 वाइल्ड सेंचुरीज़ के लोगों का पेमेंट करो, बढ़िया से उनको मेंटेन कराओ, आजीवन उनकी देख-रेख करो। सर आपके हिसाब से क्या लगता है इसको सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है या करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए? चीज़ें देखो धीमे-धीमे लाइन पे आ रही हैं, पैटर्न पे आ रही हैं। मतलब अगर किसी गरीब को और किसी अमीर वर्सेस में कुछ करना है, तो क्या उसके गरीब के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ देने का प्रावधान नहीं देखिए है? गरीब होना एक बात है, एजुकेट होना एक दूसरी बात है। समस्या यही बात है, अगर हम ट्रूली एजुकेट नहीं कर रहे हैं अपने लोगों हुँ। को, अगर एजुकेटेड है वो, तो वो गरीब हो चाहे अमीर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो तो अपनी लड़ाई लड़ लेगा। नहीं सर, अभी आपने बोला ना कि 2000 दे के अगर वकील किया है, तो अगर उसके वो कैपेबल नहीं है, दो 50,000 वाला या 1 लाख वाला वकील करने के लिए, तो क्या कोर्ट उसको कुछ ये करती है?
अगर एजुकेटेड होगा तो उसको पता होगा, तो वो कोर्ट से कहेगा साहब हम खड़े हो रहे हैं, हमको वकील दिलाइए। अच्छा ये है। तो हाई कोर्ट आपको अच्छा वकील प्रोवाइड कराएगा, सब वहाँ भी नीचे भी हर जगह है। उसको हम लोग लीगल भाषा में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? तो वो है, आपको अवेलेबल है। आपको एक अच्छा वकील हाई कोर्ट के पैनल से मिल जाएगा। मतलब अगर कोई गरीब भी है, फिर भी लॉ उसका पूरा सपोर्ट करती है Yes. कि हम तुमको अच्छा से अच्छा वकील देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन rich एंड पुअर। इन लॉ। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इधर वो सीनियर हो, जूनियर हो, इसका कानून कोई फ़र्क नहीं करता है। ये सीनियर एडवोकेट बहस कर रहा है तो जूनियर एडवोकेट की नहीं बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। कानून ऐसा कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। आप समझिए, अगर आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। अब आपने किसी टॉम एंड डिक एंड हैरी को खड़ा कर दिया, तो अब आप जाने उसके लिए कि आपने किसको चुना है। और जो आपकी शिकायत है वकीलों से, बिल्कुल वाजिब है कि जो बहुत से ऐसे वकील हैं जो अ, बस नाम के वकील हैं, वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अब उन्हीं की वजह से थोड़ा-सा हमारे प्रोफ़ेशन में वो हुँ। सब समस्याएँ आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल वी होप फॉर पॉज़िटिव कि कभी न कभी ये सब चीज़ें धीमे-धीमे रिदम में आ जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। है ना? ये सुन के अच्छा लगा कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ चल फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है। आपको वो कानून से है, उसको एमिकस क्यूरी कहते हैं हम लोग। हुँ। वो आपको एमिकस क्यूरी मिल जाएगा, है ना? एक आध दो केसेज़ मैंने ऐसे किए हैं और इसके अलावा बहुत अच्छे और बड़े वकील भी प्रो बोनो करते हैं। मैं खुद भी प्रो बोनो मुकदमे करता हूँ, जहाँ मुझे किसी गरीब स्टूडेंट की लड़ाई है सर्विस मैटर्स में या किसी गरीब औरत के कुछ मामले के, अभी मैं एक बेल अभी एनडीपीएस में बहस कर रहा हूँ। वो 5 महीने अभी बच्चा पैदा हुआ है, फादर उसका जेल में है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि वो गलत तरीके से फ्रेम हो गया है, वो मैं प्रो बोनो कर रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे मैटर हैं जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं। जब मैं समझ जाता हूँ पैसे नहीं हैं और ये एक अच्छा ज़रूरतमंद आदमी है तो उसकी मदद करनी, तो वो मैं प्रो बोनो कर देता हूँ। अब हमारे प्रोफ़ेशन में कभी-कभी क्लाइंट भी समझ जाता है कि अच्छा ये अच्छे इंसान हैं, तो कभी-कभी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे जिएँगे, खाएँगे? तो थोड़ा-सा बस व्यूअर्स के लिए प्रो बोनो का एकदम आसान मतलब प्रो बोनो ए का मतलब कि ऐसे मुकदमों को जिनको आप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई ओके। पैसा लिए। मतलब अपने कॉन्शस के हिसाब से या अपने सोच के हिसाब से आप उस तरह से करते हैं जब प्रो बोनो करते हैं तो। तो प्रो बोनो मुकदमे करने का जो ढंग है वो अलग-अलग वकीलों का अलग-अलग कैटेगरी है। हमारी अपनी कैटेगरी है। कुछ लोग सोशल वाले मैटर्स में और बाकी मैटर्स में करते हैं, लेकिन मैं तो जनरली यही करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि क्लाइंट ज़रूरतमंद है, गरीब है और उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो फिर मैं प्रो पैसा नहीं है अगर उसके पास तो मैं प्रो बोनो, मैं मना नहीं करता हूँ उसे। फिर मैं प्रो बोनो कर देता हूँ। सर आपको क्या लगता है मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली चूँकि आप वहाँ पे काम करते हैं, जी। तो क्या कास्ट से कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब कि हमारे जैसे कि पंडितों को अलग माना जाता है और हम ऐसे नाम नहीं लेंगे लेकिन हाँ, आप समझ रहे हैं कि क्या कास्ट सिस्टम से क्या फ़र्क पड़ता है? अलग-अलग कास्ट नहीं, अपर कास्ट वकीलों की तो अपनी एक ही कास्ट है वहाँ। काली कोर्ट की अपनी एक कास्ट है, अक्रॉस द कंट्री, कि हम ब्लैक मैन इन ब्लैक इग्निटेड माइंड, सब एक तरह से एक साथ है, ऐसा नहीं है। तो मतलब बहुत ख़ास ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ कोई इस तरह का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जातिगत फैक्टर्स नहीं होंगे। हिसाब से तो मैं ब्राह्मण चैम्बर है मेरा, मेरे पास एक भी ब्राह्मण जूनियर नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, जूनियर्स मेरे यहाँ और है यहाँ वकालत के पेशे मोहम्मडन्स भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम जब काली कोट पहनते हैं तो सबसे अच्छी बात यही है कि हो सकता है अंदर मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आपके किचन और बेडरूम के डिसीजंस या क्या होंगे, वो तो आप अपने कल्चर के हिसाब से ही लेंगे और करेंगे, मैं उसके लिए नहीं कहता हूँ। लेकिन वकालत के प्रोफ़ेशन मैंने देखा है कि देखो अच्छा वकील अच्छे वकील को लाइक करता है, खराब वाला खराब का गैंग। यहाँ इस तरह से तुम इस तरह से कर सकते हो क्लासिफ़िकेशन, कुछ लोग कुछ अलग ढंग के वो आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड से फूड हैबिट से और चीज़ों से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। कास्ट के हिसाब से कास्ट से डिस्टिंग्विश नहीं होता है ना? चलिए ये चीज़ इट इज़ ऑल अबाउट द मेरिट। यहाँ अगर आपकी मेरिट है, अच्छी है, आप कहीं से बिलॉन्ग करते हो, कि वो आपके हाथ में है। सर आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस में सर कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आपके टाइम पे आया हो या आपके लिए आया हो जो लगा हो कि ये अलग है, इसमें कुछ यूनिकनेस है, उसको आप शेयर करना चाहेंगे?
हाँ, एक मैटर था, सर्विस मैटर था, उसमें ढेर सारी बेंच बनती चली गई। तो मेरे पास जो बच्चे थे, वो उनके नंबर रिवाइज़ में कॉपियाँ चेक हुई बोर्ड के द्वारा हुँ। और उनके नंबर ज़्यादा थे। पर वो कंटेस्ट कर रहे थे बेचारे और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और जिनके नंबर कम थे, लेकिन वो एक्चुअली में पहले सेलेक्ट हो गए। हुँ। पहले बोर्ड ने एक पैनल ड्रॉ किया जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। तो ये भी दोज़ आर बहुत सेटिंग। सेलेक्टेड और दे आर अपॉइंटेड और उनको हर महीने की सैलरी मिलने लगी। और जो इसके बाद कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं दिस आंसर की इज़ एरोनियस और देयरफॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बोर्ड कि ड्रॉ अ पैनल अकॉर्डिंग टू टीसी का एक्सपर्ट ओपिनियन एंड द एक्सपर्ट ओपिनियन सेड कि नहीं ये गलत है। तो वो क्वेश्चंस रेक्टिफाई हो गए तो एक रिवाइज़ पैनल बन गई। पर वो उस रिवाइज़ पैनल के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा था। तो ना रिवाइज़ पैनल ड्रॉ कर रही थी बोर्ड। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए फिर हमने पिटीशंस फाइल करी। वो पिटीशंस में मैक्सिमम में पहले से ही एक जो साहब ने मुकदमा बहस किया, बड़ी हमारे यहाँ टॉप के एडवोकेट्स हैं, सर्विस मैटर के हैं, मिस्टर खरे उन्होंने आर्गुमेंट किया और वो स्टे हो गया। वो पूरी एंटायर बेंच ही स्टे हो गई थी। अच्छा जब स्टे हो गई सारे बच्चों को नोटिस चली गई, जो रिवाइज़ पैनल में जो बच्चे रिप्लेस हो रहे थे अर्लियर सेलेक्टेड, वो जब रिवाइज़ पैनल आया तो वो फिर कोर्ट में आए और मिस्टर अशोक खरे सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पे, वेल रिनाउंड हैं। तो उनके अपीयर होने के बाद से सब मैटर को उन्होंने स्टे करा लिया। अब इस मैटर को सुनवाना बड़ा चैलेंज था और जब बड़ी कोशिश के बाद ये मैटर कोर्ट में आने का उम्मीद लगी, तो यहाँ इस समय लखनऊ बेंच में बैठ रही हैं ऑनरेबल जस्टिस चंद्रा, तो वो बहुत ही मतलब प्योर हार्ट और जुडिशियल मैंडेट और जजमेंट के बजाय न्याय करने में विश्वास रखने वाली लेडी थी। तो मैं इलनेस के मुकदमे में मैंने कहा कि माय लॉर्ड काइंडली परमिट मी टू से समथिंग अबाउट द केस। कह रहे मिस्टर मिश्रा इसमें इलनेस है। तो मैंने इंसिस्ट किया कि माय लॉर्ड ये लगातार लगती रही कि बेंच मैटर है, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। तो थोड़ा मतलब उन्हें झुँझलाहट हुई कि इलनेस का मुकदमा बार-बार वकील साहब जो है कहा कहे माय लॉर्ड मैंने कहा लॉर्डशिप एक लाइन की मेरिट है इसमें, एक लाइन। तो मेरे 2-3 बार कहने पे थोड़ा झिझला गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक लाइन में बताइए मेरिट क्या है इसमें? एक लाइन में क्या मेरिट है? तो हमने कहा हुज़ूर इसमें राम की सौगात रहीम को खैरात चली गई है। हुँ। शी स्माइल्ड। बोला और अच्छा बताइए क्या है इसमें? तो हमने बताया कि माय लॉर्ड द अर्लियर सेलेक्टेड कैंडिडेट, है ना? तो फिर बताया तो सुना उन्होंने कि ठीक है। दोज़ आर हैविंग द लेज़र मार्क स्टिल डूइंग हिज़ जॉब योर लॉर्डशिप। द हायर इन द मार्क्स कैंडिडेट वी आर वंडरिंग हियर विदाउट गेटिंग अ सिंगल पेनी आवर सीनियरिटी इज़ आल्सो कॉम्प्रोमाइज़ योर लॉर्डशिप ड्यू टू लास्ट 6 एंड 7 ईयर हैज़ बीन पास योर लॉर्डशिप। तो उन्होंने कहा ठीक है ऑलराइट आप अगली डेट पे ऐसे मेंशन करिए वैसे मेंशन करिए फिर अशोक खरे साहब को कोर्ट ने सुना, हमें भी सुना। कोर्ट ने उनके कैंडिडेट्स को कहा कि ठीक है दे आर अपॉइंटेड है तो कोई बात नहीं। उन्होंने सब्सिक्वेंटली बोर्ड को डायरेक्शन दिया कि 3 महीने में 508 बच्चों का भाग्य खुला है और उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर इनको अपॉइंट करिए। आपके पास वैकेंसी हो या जो वैकेंसी आपके पास आई हो या ना हो तो वैकेंसी सृजित करके इन बच्चों को अपॉइंट करिए और ये बैक डेट से इनकी जो है सीनियरिटी जो है, जो कि पे तो नहीं मिलेगा इनको वो लेकिन इनकी सीनियरिटी पहले से मानी जाएगी, तो इनका पे फिक्सेशन कर दिया जाए। हुँ। तो एक बहुत बड़ा न्याय की जीत थी और उन 508 बच्चों ने मेरे को बहुत ब्लेस किया और उससे लड़ाई लड़ने का और उस लड़ाई के जीतने की मुझे बहुत खुशी रही। क्योंकि उस पूरी लड़ाई में मैं जिस आदमी के लिए लड़ रहा था, उनका नाम लेना यहाँ इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने इस लड़ाई के लिए मुझे बहुत कंधा लगाया, वो थे दिलीप प्रजापति और वो हमारे से सीनियर थे। मेरे नेटिव प्लेस के रहने वाले थे और जब मैं गवर्नी जीता था, तो मुझे उन्होंने कंधे पे उठा कर के आधा किलोमीटर हनुमान मंदिर तक लेके गए थे। तो एक उनका एहसान था, उन्हीं के चक्कर में मैं हर डेट पे मेंशन करता था, हर तारीख पे जाता था और सुबह मेंशन, शाम को मेंशन, दोपहर को मेंशन। तो ओवरऑल ये कि बड़ा मेरे को एक्सपीरियंस रहा इस मुकदमे का, अच्छा एक्सपीरियंस था। सर क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक तो और हमेशा से हाँ, बना रहा है। लोगों का एग्ज़ाम लीक हो जाना, जैसे अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कंट्रोवर्शियल था कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि ये दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखो 2 चीज़ें हैं। बढ़ता इसलिए जा रहा है कि एक तो सारे फॉर्मेट डिजिटल हैं, है ना? और अभी तक हम प्रॉपर गवर्नमेंट अपने एग्ज़ाम डिजिटलाइज़ेशन वे में लेना सीखा नहीं है गवर्नमेंट ने।
और ना ही इनके पास बड़ा अपडेटेड कोई वो है वेबसाइटें हैं। आपने पैसे कमाने के लिए वेबसाइटें खोल दी, बेरोज़गारी इतनी है कि इतने लड़के छप गए वहाँ भर ही नहीं जा रहा है। आधा बच्चों के आपको जान कर के दुःख होगा कि हस्बैंड अपनी वाइफ़ का फॉर्म भर रहा है। या तो एक छोटा 6 महीने का बच्चा लेकर के एक लेडी कहाँ लाइन लगा के साइबर कैफ़े में फॉर्म भर पाएगी? और उसने भरते समय एक कॉलम आया कि आप इतने मार्क्स और उस एक शॉर्ट फॉर्म आया जिसका मतलब था आप उसका मतलब टोटल मार्क्स भी हो सकता है और कौन-सा मार्क्स हो सकता है 2 चीज़ कन्फ्यूज़िंग थी, उन्होंने भर दी। दिस इज़ काइंड ऑफ द एंडेवर्ड ह्यूमन एरर। उसकी वजह से प्राइमरी वाले अपॉइंटमेंट में मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4,000 बच्चे बर्बाद हो गए बेचारे, जिनमें इस तरह के एरोनियस मार्क्स हो गए। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मार्क्स ज़्यादा है पर ड्यू टू दिस फॉल्ट बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि ना ही उतना अपडेटेड उनका सिस्टम था, ना ही वो सब चीज़ें हैं। आधा डिजिटलाइज़ेशन में है, एग्ज़ाम होगा मैनुअल और हम तो लालची देश और शहर में प्रदेश में रहते ही हैं, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हमारे किले को दरवाज़े कोई बाहर ही तो खोलता नहीं था, अंदर का आदमी किले के दरवाज़े खोलता था और इन्वाइडर आपके किले कब्ज़े कर लेते थे। वही आज भी हो रहा है। सर हम आपसे एक क्वेश्चन सवाल एक पूछना चाहते हैं। एक्चुअली काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चों के रूप से ये है, जो नए 12वीं जो क्लास को पास कर रहे हैं, फिर जो बीए कंप्लीट कर रहे हैं, कि अगर वो इमोशनल है, क्योंकि आजकल लड़कियों को भी काफ़ी रुचि है लॉ के फील्ड में घुसने की। अगर वो इमोशनल है, तो क्या लॉ जैसी फील्ड में उनको आना चाहिए? क्योंकि लॉ एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रोफ़ेशनल जगह है, लेकिन लड़कियाँ चूँकि हम सिर्फ लड़कियों की बात भी नहीं बोलेंगे, लड़कों को भी बोलेंगे कि काफ़ी लड़के भी जो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन लॉ में जो केसेस जिस तरीके की चीज़ें आती है, क्या वो आपको लगता है कि उनको वो इमोशंस के साथ वो बैलेंस कर सकते हैं? सर्वाइव कर पाए। क्या उनको आना भी चाहिए इस फील्ड में, इस करियर में? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इमोशनल लड़कों को ही आना चाहिए यहाँ। यही तो अच्छा, दुर्भाग्य है इस देश का। अच्छा इमोशनल आदमी अगर जो आपका वकील होगा, हुँ, जिसको एथिक की फीलिंग होगी, यही तो बात है। पुलिस और वकील दोनों इसी 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 फीलिंग के भरे अगर लोग आने लगें, तब तो इस देश की समस्या ही सुलझ जाए। एकदम सही बात। है ना? हुँ, तुम्हें पता है एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे मैंने कहा कि सर 10 लाख रुपए फीस मिलेगी इसमें और क्लाइंट ने मेरे को भी ऑफ़र किया है, आप एंगेज हो जाएँ तो उसमें सीधी-सी बात है। बोले कि तुम इस मुकदमे को फाइल किए हो क्या? मैंने कहा सर मैं तो था नहीं, मैं तो पहाड़ों पे था। मेरे जूनियर ने इसको प्रिपेयर कर लिया था और ये फाइल हो गया। तो बोले कि अब क्या कहा तुमने? मैंने क्लाइंट से बोला कि मेंटेनेबल नहीं है, इसको विथड्रॉ करेंगे और क्लाइंट ने ज़बरदस्ती कहा कि आप करिए चाहे जो हो। क्लाइंट का ये कहना था कि चाहे हम हारे चाहे जीते आप बहस कर दीजिए। तो और उनको भी कहा एंगेज कर लीजिए। मैंने क्लाइंट से कहा कि भई इसमें कुछ होना ही नहीं, मिलना नहीं, क्यों बहस है? तूने फाइल क्यों करा दिया मेरे मेरे ऑफ़िस से केस सुन कर के? कहा सर प्लीज़ ये वो। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं उसकी बात सुना-वुना बाद में जूनियर से डाँटा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहा अरे सर वो बहुत बार क्लाइंट यही कह रहा था कि आपसे क्या मतलब है, तैयार करिए, पैसे मेरे हैं वो। मैंने उस सर से कहा कि सर वो क्लाइंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे को प्रेशराइज़ कर रहा है, बहुत क्लोज़ क्लाइंट है, मैं लूज़ ना कर दूँ और इस तरह से प्रेशराइज़ कर रहा है और वो आपके लिए भी कह रहा है कि आप लोग खड़े हो जाइए चाहे जो हो जाए। और 10 लाख इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रॉस्पेक्ट में एक अच्छी फ़ीस है। जो वकील हैं वो बिल्कुल। बहुत अच्छे और महँगे वकील हैं और 3 लाख रुपए उनकी फ़ीस है। मैं चूँकि मेरे गुरु के दोस्त हैं तो मैं उनको एज़ ए गुरु ही मानता हूँ। ही सेड मी कि विवेक जस्ट टोल्ड योर क्लाइंट है ना, गो एंड टेल हिम कि वी आर नॉट अ प्रोस्टिट्यूट्स, ही कैनॉट बोरो अस, वी आर एडवोकेट्स, वी कैनॉट चैलेंज हिज ड्राफ्ट, वी कैनॉट अपीयर। अब तुम मत जाना कोर्ट में, जूनियर को भेजो और विथड्रॉ कराओ। मैंने जूनियर को भेजा और विथड्रॉ कराया। एक लाइन में मैंने बोला कि हम नहीं जा सकते हैं, आपने मुकदमा गलत फाइल कराया, विथड्रॉ कराइए। तो ऐसे सिखाने वाले मैं सीनियरों को और ऐसे हाई कोर्ट के ऐसे लिविंग लेजेंड को देखने का मेरे को सौभाग्य है, तो मैं तो इसी को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया बिल्कुल। है ना? और वो इस कोर्ट को छोड़ के जैसे होता है ना कि कैट चले जाए, कैट नहीं जाता है। नहीं, 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 यहीं। तो इस स्टैंडर्ड को दिखाने वाले लोगों को देखने के बाद लगता है कि ऐसा नहीं है, वकालत एक बहुत ही लॉयल, रॉयल प्रोफ़ेशन है। आप जिस क्लाइंट के लिए लड़ते हैं, आपको मालूम है कि मुकदमे में कोई दम ना हो, पर आप पूरी ताकत लगा देते हैं।
असली मज़ा जानते हो क्या है? बीइंग एन एडवोकेट। ना फीस लेते समय मज़ा है जब आप इस तरह के 14-15 साल की वकालत में काम करते हुए आ जाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि असली मज़ा जानते हैं उस मुकदमे का क्या होता है? ना फीस, ना ही हार-जीत। जो उसकी प्रिपरेशन होती है ना, उस मुकदमे को मन से तैयार करना और कोर्ट के अंदर खड़ा होकर के उसको अच्छे से बहस कर रहे हैं ना, वो फ़ील आपको बहुत अच्छा सैटिस्फाइड करता है। इसके बाद रिज़ल्ट चाहे जो आए। करेक्ट। एक एडवोकेट के रूप में यू फ़ील एनलाइटेंड कि जब आप कर लेते हैं तो आप फ़ील करते हैं कि अरे वाह! मज़ा आ गई। चलो मैंने बहस कर दिया। जितना अच्छा तैयार करो उतना अच्छा बहस कर लिया। कोर्ट ने पेशेंसली सुन लिया। कभी-कभी अच्छी कोर्टें होती हैं तो एप्रिशिएट भी कर देती हैं। वेल प्रिपेयर्ड, वेल आर्ग्यूड इन योर हॉल। दिल्ली-विल्ली में बहुत मिलता है, इलाहाबाद में उन लोगों को कम एप्रिशिएशन से मिलते हैं। सर इसी बात पे हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जो नए बच्चे हैं बेसिकली अभी बच्चों के रूप में इसलिए जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग लॉ की तरफ बहुत अट्रैक्ट हाँ, होते बहुत चले जा है, रहे हैं। बहुत है। हम मतलब कि देखते जा रहे हैं कि मेरे जो जूनियर्स हैं, वो जो मेरे स्कूल से जो पढ़े हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी लॉ की तरफ काफ़ी जाते जा रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज में, क्योंकि अगर हम सरकारी कॉलेजेस की भी बात करें, जो प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं लॉ के, वहाँ की भी फीस बहुत हाई है। तो वो लोग उतनी फीस नहीं पे कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई हल्के कॉलेज में पढ़ रहा हो, जहाँ की फ़ीस कम है, जहाँ पे उस तरीके के फैकल्टीज़ भी शायद ना हो, तो उनको अगर आप थोड़े से हल्के शब्दों में बस बताना चाहें कि ऐसे-ऐसे उनको एक रास्ता अगर आप दिखाना चाहें, तो वो रास्ता क्या होगा आपके हिसाब से? नहीं, तो कॉलेज तो कोई हल्का और भारी है नहीं। हुँ, अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब एलुमनाई चेक करेंगे ना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आप टॉप लेवल के एडवोकेट्स, जजेस को चेक करेंगे तो ज़्यादातर आपको मिलेंगे कि वो हिंदी मीडियम के स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ सब कॉलेजेस के पढ़े प्रोडक्ट मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के भी नहीं, उसके कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रोडक्ट मिलेंगे। और वही जजेस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं, कुछ तो उसमें सीजेआई रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो कहना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने ₹900 फीस जमा करी, ₹700 ₹5400 तो मेरे को वही मिल सकता था, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप व्हिच इज़ वी आर नॉट प्रेफर्ड बिकॉज़ मेरे फादर एडवोकेट थे, मैं करेक्ट। तो उन्होंने हमेशा मना कर रखा था कि कोई भी दाएँ-बाएँ का पैसा तो हम लोग को तो कभी मैं ले नहीं हुँ, सकता था। लेकिन जो हॉस्टल-वॉस्टल के लड़के थे हमारे साथ के, वो कहते थे कि यार ₹4200 हॉस्टल का एनुअल चार्ज है, तो इसमें जो है हमारा काम हो जाता है, साल भर का हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है इतने में तो। तो ऐसा नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब हो सकता है महँगी हो गई हो 3rd ईयर हुँ। 3 साल वाले कोर्स का, पर फीस तो ₹700 थी, मेरी ₹900 थी। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई। एलएलएम में भी हम लोग का जब हुआ था, तो हमें याद है कि नेशनल लॉ कॉलेज बैंगलोर भी इतना महँगा नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली है, थोड़ा तो महँगा है, हुँ। चूँकि उसमें आप बाहर से जा रहे हैं तो हॉस्टल फीस और ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन वो भी इतना महँगा नहीं है ना? हम बेसिकली और आप एमओयूज़। बीएचयू और इस तरह की जगहों से लॉ करते हैं, हाँ। 3 इयर्स लॉ करते हैं। जैसे जो बच्चे के पास इस तरह की फाइनेंशियल एड नहीं है, मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि 5 ईयर लॉ में कुछ एडिशनल थोड़ी ना है। आप वही ओरिजिन ऑफ स्टेट और ये सब जो आप पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वही चीज़ें तो वो उसी को कंप्राइज़ उसको उन्होंने एक एक तरह से समराइज़ करके बना के 5 साल का कोर्स बना दिया है, 1 साल का अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 इयर्स की प्रॉपर डिग्री लेते हैं, तो आपके पास 2 डिग्रियाँ हो गई और आपके स्कोप भी बढ़ गया। तो 1 साल भले एडिशनल लग जाएगा, लेकिन आपको कम पैसे में आपका तो लॉ हो जाएगा। ये अलग बात है, मैं अपने स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कराने गया था, तो मैंने कहा इसकी एडमिशन फीस में तो मैंने सारी डिग्रियाँ ले ली थी। तो आपके हिसाब से 3 ईयर ज़्यादा बेस्ट है 5 ईयर से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि अगर आपके पास उतने ऑप्शन अपने नहीं ऑप्शन हैं, नहीं है तो फाइनेंशियल। आपके पास बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ऐसे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनसे पढ़े हुए लोग देश के कोने-कोने में बेस्ट एडवोकेट्स हैं और ये अपना काम अच्छे से जानते हैं। इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है हमेशा। स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका डेडिकेशन, पढ़ने के प्रति रवैया, चीज़ों को समझने का रवैया, वो आपको जो है ज़्यादा बेहतर आपको बनाएगा। देखो गॉन विद द विंड एक बुक है, जिसकी लीड कैरेक्टर है स्कारलेट ओहारा। वो कहती है कि टुमारो इज़ अनदर डे। आप अगर आप कल को अपने आज वाले से कल कल को अपने को बेहतर प्रूव कर पाते हैं। आज आज आप अपनी वर्जनाओं को तोड़ने, अपनी कुंठाओं को छोड़ करके कल को अपने को और बेहतर पेश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पेश कर सकते हैं। ये हमेशा आपके हाथ में है ना? दिक्कत ये है कि आप
चेज़ किसको कर रहे हैं? आप नीड को चेज़ कर रहे हैं या कुछ उसके ऊपर का? अगर आपका पर्पज़ है, कुछ उसके ऊपर का है, तो आपकी चेज़िंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना? अ, भाई जैसे बिल्ली दौड़ा रही है चूहे को, चूहा भाग रहा है, ऑफ़न चूहा बच जाता है, रीज़न क्या है? बिल्ली के लिए भोजन है, चूहे के लिए लाइफ़ उसकी ऑन स्टेक है, उसका बहुत बड़ा पर्पज़ है। बहुत सिंपल है फिनोमेना समझना है सबका। तो सर अगर फ्यूचर लॉयर्स के लिए अगर हम आने वाले जो यंग लॉयर्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जी, तो उनको अगर आप कोई टिप्स देना चाहें जो इस कि फील्ड में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, हाँ। कोई टिप्स सिर्फ़ मतलब आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे अनुभव के हिसाब से जो पहला टिप्स है वो ये है कि आप किसी भेड़-चाल में ना पड़ कर के, जिस जूते में हैं उस जूते के हिसाब से पहले खुद को इवैल्यूएट करके अपनी पढ़ाई-लिखाई शुरू करें, फ़ोकस्ड होकर के। दूसरा एडवाइस ये है कि आप चैम्बर प्रैक्टिस करें। 2-3 साल आप पैसा कमाने की छोड़ दें। अच्छा, हाँ, देखिए जब मैं इस प्रोफ़ेशन में एंट्री किया, तो मेरे फ़ादर को लिवर सिरोसिस हो चुका था और वो ऑफ़न मेरे को बहुत लेगेसी का एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन वो कभी-कभी हाई कोर्ट जाते आते थे, लेकिन इन बिटवीन वो चूँकि इस एक स्टेज पे थे, तो एक बड़ी स्टैंडर्ड फ़ीस उनको मिल जाया करती थी। मतलब 1-2 अपीयरेंस में मिल गया महीने का, तो उनको अच्छी फ़ीस मिल जाती थी उस ज़माने के हिसाब से। तो जब मैं अपने सीनियर सीके पारी साहब के यहाँ जॉइन किया, तो मेरे को तो वहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको तेल का पैसा मैं इतना खुश होता था कि ₹400 में यार 1 हफ़्ते का तेल भर जाएगा, तो मेरी गाड़ी तो जाने-आने का खर्चा हो गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उस प्रोफ़ेशन तो मैंने अपने पिताजी से एक दिन कहा कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और इधर-उधर विज़िट शुरू करूँ पैसे-वैसे का, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक तुम चुपचाप पारी साहब के यहाँ चैम्बर में सीखो। क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा, तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, चैम्बर अपने आप छूट जाएगा, तुम कमाना शुरू कर दोगे। और जब तुम कमाना शुरू कर दोगे बेटा, तो जो काम तुम्हारे पास आएगा, तुम बस उतना ही पढ़ोगे और उतना ही सीखने की कोशिश करोगे। क्योंकि तुम्हें एक बार अपने काम का पैसा मिलने लगेगा, तो तुम धीमे-धीमे लिमिटेड हो जाओगे, जिसका काम, जिसका पैसा, उसी की पढ़ाई करोगे। और मैं सही बताऊँ, तो मैं उस बात का काट रखने के लिए मैं जहाँ अपने को ट्रैवलिंग में और भी वर्क ऑफ फिक्शंस में और भी चीज़ें दाएँ-बाएँ पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि पापा ने कहा था कि तुम टाइप्ड हो जाओगे। और इसीलिए मैं जूनियरों के बहुत छोटे-छोटे मुकदमे में एंगेज हो जाता हूँ कि कम से कम अलग कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो वो एक मैं इसलिए कर देता हूँ ढेर सारे मुकदमे दाएँ-बाएँ के छोटे-मोटे कि हाँ, चलो ठीक है तुम्हारा भी कर दूँगा, तुम्हारा भी बहस कर दूँगा, ला दो। कि वो जो वर्सटैलिटी है, वो कहते थे कि वकील मतलब 55 विषय के प्रोफ़ेसर की तरह हो। अगर एक अच्छा वकील है तो 55 विषय का प्रोफ़ेसर की तरह होना चाहिए और वो वर्सटाइल होना चाहिए। घिसा-पिटा नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ़ ये आ रहा था, हमें सिर्फ़ वो आ रहा है। जहाँ जो काम मिले काम पकड़ो, सीखो। तो उन्होंने मुझे खुद मना किया कि नहीं, जब तक हम ज़िंदा हैं परेशान मत हो। तब तक तुम चुपचाप सीख लो, क्योंकि जितना अभी तुम चैम्बर में काम करोगे और लगातार भारी साहब ने मेरे को बड़ा रिफ़ाइन किया। 4-4 6-6 घंटे चैम्बर में मौका मिलता था, पढ़ने का भी, सीखने को भी। और मैं हमेशा एक मेरा ग्रैटिट्यूड है मेरे सीनियर सीके पारी साहब के लिए कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कभी मेरे साथ मतलब बहुत वेल बिहेव किया। उसकी वज़ह से मैं अपने जूनियर के साथ और वेल बिहेव करने की कोशिश करता हूँ। बहुत वेल बिहेव किया। ऑल्दो कि मैंने सुना था कि उनके सीनियर उनके साथ उतना अच्छा नहीं किया रहा होगा, जैसा कि वो कहते थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को रिफ़ॉर्म किया कि उन्होंने अपने किसी जूनियर से मतलब बहुत वेल बिहेव्ड रहे, बहुत। लेकिन यही बात है कि वो भी यही कहते थे कि मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं कि मैं तुम्हें लगा दूँ और सीख जाओ। सिखाऊँगा तो मैं उसी को जो मतलब उसमें सीखना चाहे। भई देखो, कोई भी पढ़ाई-लिखाई, कोई ऐसा काम सब ऐसा ही है, जिसमें आप बहुत डूबेंगे तभी खुसरो दरिया प्रेम का वाक़ई उल्टी धार। जो जो डूबा सो नहीं, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वही फ़ॉर्मूला है यहाँ भी। तो मैं सारे अपने वक्ता साथियों को जो यंग हैं, वो ये कभी होपलेस ना हो कि वो पहली जनरेशन के हैं। सभी की जनरेशन पहली ही होती है जब शुरुआत करनी होती है। किसी के घर में बैट बल्ला मिल सकता है, सचिन तेंदुलकर नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर को कोई लेगेती नहीं थी। करेक्ट। ऐसे बहुत से यहाँ टॉप के मैं सैयद मीर का नाम लेना चाहूँगा, देश के डिफेंस लॉयर हैं, टॉप डिफेंस लॉयर हैं। उनकी कोई लेगेसी नहीं थी। कश्मीर के कॉर्पोरेटर के लड़के थे। प्रियदर्शिनी मट्टो उनकी बैचमेट थी। उसकी हत्या हो गई। उसके पहले विटनेस बने। लॉ तो उन्होंने बाद में पूरा किया है और देश के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लॉयर हैं। मैं ऐसे लोगों से मोटिवेट हूँ जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं।
जनरेशन की बात नहीं होती इस प्रोफ़ेशन में। क्योंकि देखो आप बैट बॉल मिलना अलग बात है, खेलना तो खेलना आपको अलग पड़ेगा। तो इसलिए कभी आप इसलिए नए लड़कों के लिए ही है कि खूब चैम्बर प्रैक्टिस करिए। शुरुआती वकालत में अपने को कोर्ट के हिसाब से, सीनियर के हिसाब से अपने को तैयार करिए। प्रिपेयर योरसेल्फ और फर्स्ट किसी चीज़ को डिज़र्व करिए फिर डिज़ायर करिए। आप वकील हैं, एक कोर्ट के ऑफिसर की तरह व्यवहार करिए। अपने को ठग मत बनिए। आप पुलिस से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैच नहीं है आपका उससे। आप पुलिस से या किसी से वकील का कोई काम नहीं है पुलिस थाने में। वकील का काम किताब और कलम है। अगर आपकी कलम आपकी ताकत नहीं है, तो फिर आप वकील नहीं कुछ और हैं। वकील बनने का तब ठानिए जब आप माँ सरस्वती के वरद पुत्र मानते हो अपने को। विद्यार्जन और ज्ञान की ताकत अलग होती है। लोग कहते हैं ना राजा अपनी जगह का राजा होता है और विद्वान जहाँ जाता है वहाँ वो राजाओं से पैर छुआता है और उनसे सम्मान पाता है। ये आपकी चॉइस है। आप राजा बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं या विद्वान बनना चाहते हैं। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको भाई खुद को, ये तो ऐसा प्रोफेशन है कि जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। बहुत कुछ सैक्रिफाइस करेंगे आप, तब आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे। परिवार सैक्रिफाइस होता है, उसके टाइम सैक्रिफाइस होती है, लाइफ के अच्छे टाइम बर्बाद हो जाते हैं। आप जिन भी बड़े वकीलों को देखेंगे उन्होंने लाइफ का बड़ा हिस्सा परिवार उनका हमेशा नेपथ्य में रहता है। हुँ। लेकिन एक समाज में एक सामाजिक योद्धा की तरह होता है। एक अच्छा वकील बहुत बढ़िया लीगल वॉरियर होता है। पूरी सोसाइटी को एनलाइटन कर सकता है। और जितने भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिन्होंने, वो सब और सब शानदार अधिवक्ता थे। वही हमारे ट्रू लीडर थे। गांधी रहे हों, भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, जितने भी लड़ने वाले लड़ाके थे और जितने लोग इस देश को बर्बाद करने वाले थे, पार्टीशन कराने वाले थे, वो लोग भी वही थे। लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना? दे आर आल्सो वेरी गुड एडवोकेट्स। नहीं, सही कह रहे हैं। मेरा मानना भी यही है कि इन टैलेंट हर किसी के पास होता है, वो चाहे तो बहुत अच्छे से निखार भी सकता है अपने आप को, लेकिन उसके लिए सही रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सीनियर्स जैसे आप हम लोग को अच्छे रास्ते पे दिखा सकते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं हमारा, जिससे हम हर ऊँचाइयों तक पहुँच सकें। तो देखो, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरे सीनियर सीके पारिक साहब ने हमसे कहा था कि देखो यहाँ पैसा कमाना आसान है और यहाँ नेता बनना भी आसान है और यहाँ जज बनना भी आसान है। सबसे कठिन एक अच्छा और सादा सिंपल वकील बनना है। जी, सही बात। ये बात पारिक साहब ने हमसे कही थी कि सबसे कठिन जो है एक सीजन एडवोकेट बनना है और वो दिन पे दिन मुझे महसूस होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बर्डन महसूस होता है, जो मेरे सीनियर ने मुझसे कही थी। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स भी जो रहेंगे, वो बिल्कुल आपसे मिलने की मतलब कि हम उनको बिल्कुल सुझाव देंगे कि उनको अगर राय चाहिए, अगर उनको जानना है कि सही कदम क्या है, हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी को कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवाइस कर पाऊँगा। ये मतलब ये तो आपने बहुत बड़ी बात बहुत बोल दी बड़ी सर बात ने। बोल दी। हाँ, हुँ, फ्री लीगल एडवाइसेज़ मैं उनको दे दूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे साथ इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमको इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मतलब उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें और ऑलवेज़, बिल्कुल, ऑलवेज़ और आई फील आल्सो थैंकफुल टू यू कि कम से कम कुछ लोगों इस पॉडकास्ट से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें लगभग क्लियर होंगी बिल्कुल। अबाउट माय प्रोफेशन और हम लोग के रंग-ढंग के बारे में कि कैसे एज़ अ वकील काम करता है। और कम से कम थोड़ा कन्फ्यूज़न और भी दूर होगा कि आप कभी भी सस्ता वकील के चक्कर में ना ढूँढें। आप हमेशा प्रेस्टीजियस वकील खोजें। बिल्कुल, जी, ठीक है। ठीक है। इसी के साथ आपको नमस्कार और व्यूअर्स आपको भी मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले पॉडकास्ट में और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ या कुछ भी चीज़ें हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा और हम आपसे बिल्कुल जुड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रयागराज के मशहूर लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद।